नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 4 अगस्त 2026, दिन है मंगलवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन प्रमुख रूप से मंगला गौरी माता का व्रत रखा जाता है। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:54 तक का समय जो है वो आपके लिए शुभ रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो दोपहर को 3:48 से लेकर शाम के 5:29 तक का समय जो है वो अशुभ और राहु काल का रहेगा। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। E20 फ्यूल विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल का पीएम आवास मार्च छिड़ा सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे 100 समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक निवास की ओर मार्च करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य देश में अनिवार्य की जा रही E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति का विरोध करना। केजरीवाल इस मार्च के दौरान प्रधानमंत्री को 2 लाख से अधिक नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक डिजिटल याचिका सौंपेंगे। उसका सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार अमेरिकी दबाव में इस नीति को लागू कर रही है, जिससे आम जनता की गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। टीएमसी बैंक खाते फ्रीज मामले में ईडी आज देगा सुप्रीम कोर्ट को जवाब। ईडी द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज 4 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी। इससे पहले 3 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को पार्टी के रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्चों के लिए कुछ फंड जारी करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। जस्टिस एम सुदरेश और जस्टिस प्रसन बी वराले की बेंच के सामने ईडी आज फंड रिलीज करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया पेश करेगा। इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी जांच के बाद। वहीं दूसरी तरफ आज के दिन 4 अगस्त 2026 को IIBF रिटेल बैंकिंग और MSME फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशंस का आज आखिरी मौका है। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान IIBF द्वारा आयोजित रिटेल बैंकिंग और MSME ऋण प्रबंधन के फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तिथि है। बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने और अपने वित्तीय विशेषज्ञों को अपग्रेड करने के इच्छुक कैंडिडेट आज रात तक ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बैंकिंग फ्रेमवर्क, क्रेडिट मूल्यांकन, रिटेल ऑपरेशंस पर केंद्रित होगा, जो सार्वजनिक, निजी और ग्रामीण बैंकों में कैरियर ग्रोथ को लेकर बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। वहीं अगर यूपी सरकार की बात की जाए तो आज ही के दिन 4 अगस्त 2026 को पेश करेगी बड़ा अनुपूरक बजट। जनता और विकास पर मुख्य फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 4 अगस्त 2026 को राज्य विधानसभा में एक बड़ा अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। इस वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता का कल्याण, ग्रामीण बुनियादी ढांचों का सुदृढ़ीकरण और राज्य में चल रहे एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं को गति देना है। बजट में मुख्य रूप से जमीनी स्तर की जरूरतों को पूरा करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, ताकि चुनावी चक्र शुरू होने से पहले सरगर्म आर्थिक विकास को गति मिल सके। वहीं दूसरी तरफ यूपी असेंबली मानसून सेशन के पहले ही दिन योगी सरकार से भिड़ी समाजवादी पार्टी, सदन में जोरदार हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में राजनीतिक तेवर नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को जनता की समस्याएं उठाने का मंच बताते हुए गरीबों, किसानों और युवाओं, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की अपील की है। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी दिखाई है। सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें जबकि राम मंदिर दान विवाद, किसानों, शिक्षा, बिजली व अन्य मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना भी है। 4 दिवसीय यह सत्र 6 अगस्त तक चलेगा। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में बगावत के सुर नजर आए। सीएम शिव कुमार ने नेताओं से मांगा धैर्य। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ गई है। मंत्री पद पर नहीं मिलने से कई वरिष्ठ विधायकों और उनके समर्थकों ने असंतोष जताया है, जबकि कुछ नेताओं ने इस्तीफे के संकेत भी दिए। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने नाराज नेताओं से धैर्य रखने की अपील की है और कहा कि सभी योग्य नेताओं को मौका मिलेगा। उन्होंने अपने पुराने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी लंबे समय तक इंतजार किया और पार्टी के फैसले का सम्मान किया है।
वहीं दूसरी तरफ पटना की बांकीपुर सीट पर भाजपा को झटका लगा। नितिन निबन अपना गढ़ बचाने में नाकाम रहे हैं। कार्यसत प्रतिनिधियां खत्म हो गई हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के नतीजे ने बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाया है। लंबे समय से कार्यसतों का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर भाजपा की पकड़ कमजोर हुई और अब पटना शहर से कार्यसत समुदाय का विधानसभा प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन निबन ने अपनी पुरानी सीट बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन पार्टी के पारंपरिक वोटों में बंटवारे और स्थानीय मुद्दों के चलते सफलता ना मिल सकी। चुनाव परिणाम के बाद नितिन निबन की रणनीति और भाजपा के सामाजिक समीकरणों पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव जीतने से बिहार विधानसभा में क्या कुछ बदल जाएगा, जानते हैं इस खबर में। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में अपनी नई राजनीतिक भूमिका की शुरुआत करने जा रहे हैं। जन सुजान के इकलौते विधायक के रूप में उनके सामने कई चुनौतियां होगी, लेकिन उन्होंने शिक्षा, रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को अपना एजेंडा बनाने के संकेत दिए हैं। चुनाव परिणाम के बाद पीके ने सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार को बेहतर नेतृत्व देने की मांग की है। अब पहली बार वह विधानसभा के अंदर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, जहां उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन मुद्दों के जरिए प्रभाव बनाने की कोशिश होगी। वहीं बांकीपुर में बीजेपी की हार पर अखिलेश का तंज, कहा अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यह नतीजा जनता के गुस्से और युवाओं के आक्रोश का परिणाम है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा पर वोट चोरी, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की डबल हार बताते हुए कहा कि भाजपा को अब अपनी राजनीति और रणनीति नेतृत्व पर मंथन करना होगा। अखिलेश ने दावा किया कि यह परिणाम आने वाले राजनीतिक बदलाव का संकेत है। करते हैं गुजरात की मंजालपुर में फिर खिला कमल। बीजेपी के सतेंद्र भाई पटेल 30,000 वोटों से जीते। गुजरात के वडोदरा की मंजालपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली है। भाजपा उम्मीदवार सतेंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रावरी को 30,499 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। सतेंद्र भाई पटेल को 55,084 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 24,585 वोट हासिल हुए। कम मतदान के बावजूद भाजपा ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाई रखी। सभी 19 राउंड में वो आगे रही है। इस जीत के साथ मंजालपुर सीट पर 2012 से जारी भाजपा का कब्जा बरकरार रहा है। कांग्रेस ने हार के बाद सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर आरोप लगा दिया है। बात करते हैं वेदर अलर्ट की, तो वेदर अपडेट की अगर बात की जाए तो आज के दिन 4 अगस्त को भारत के 17 राज्यों में भारी मानसून बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 4 अगस्त 2026 को देश के मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस सक्रिय मानसूनी हलचल की वजह से प्रभावित इलाकों में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जाएगा। दैनिक मौसम की यह स्थिति जहां तत्कालीन बदलावों को दर्शाती है, वहीं लंबे समय के औसत मौसमी पैटर्न को जलवायु कहा जाता है। इसके तहत अगस्त का महीना भारत में पारंपरिक रूप से अत्यधिक आर्द्रता और भारी बारिश का दौर होता है। अगर असम के मौसम की बात की जाए तो असम में बाढ़ का कहर जारी है। 1.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या 85 हो गई है। सरकार ने जारी की 160 करोड़ की राहत राशि। असम में मानसून की भारी बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शिवसागर और चराईदेव जैसे अधिकारित अत्यधिक प्रभावित जिलों में 1.35 लाख से अधिक नागरिक अभी भी संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 160 करोड़ के अंतरिम राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत घर गंवाने वाले 75,000 परिवारों को सीधे 15,000 की वित्तीय सहायता भेजी जा रही है। इसी बीच राज्य ने सेंसेक्स 2027 का डिजिटल सेल्फ इल्यूमिनेशन पोर्टल भी शुरू कर दिया, जो 16 अगस्त तक खुला रहेगा। हालांकि सबसे गंभीर रूप से प्रभावित बाढ़ क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को अभी रोक दिया गया है। के साथ साथ ओडिशा में भी बाढ़ देखने को मिली है। वहां बाढ़ से 8.6 लाख लोग प्रभावित हुए। राहत कार्य तेज हो गए। सरकार ने वहां भी जारी की है 110 करोड़ रुपए की राशि। ओडिशा सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिया। राजस्व में आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि बाढ़ से 22 जिले, 85 ब्लॉक और 8.73 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, जबकि 2.67 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।
राज्य भर में 529 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। सरकार ने पारंपरिक राहत के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी किए, जो फसल, मकान, पशुधन व अन्य नुकसान का आकलन करके पात्र लोगों को नियमानुसार मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया ने टेक दिग्गजों पर लगाया 2.5% का विज्ञापन शुल्क। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने गूगल, मेटा, टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन जैसी बड़ी वैश्विक टेक कंपनियों पर 2.5% का नया विज्ञापन राजस्व शुल्क यानी कि एड रेवेन्यू लेवी लगाने का आधिकारिक ऐलान लिया है। इस कड़े नियम के बाद मुख्य उद्देश्य इन टेक प्लेटफॉर्म को मजबूर करना है ताकि वे अपनी प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाली खबरों के बदले स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई समाचार एजेंसियों या फिर पत्रकारों को उचित भुगतान के लिए वित्तीय समझौते करें। सरकार के इस नए नियम के तहत जो भी टेक कंपनी स्थानीय मीडिया पब्लिशर के साथ तय वेबसाइट डील करने में विफल रहेंगी, उन्हें अपनी कुल विज्ञापन कमाई का 2.5% हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाना होगा। बात करते हैं डीपसीक की। तो डीपसीक ने लॉन्च किया बेहद सस्ता एआई मॉडल V4 फ्लैश। क्या अब टेक की दुनिया में कॉमोडिटी बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जानते हैं इस बड़ी खबर में। एआई स्टार्टअप डीपसीक ने अपना नया बेहद किफायती और सुपर फास्ट मॉडल जो है डीपसीक V4 फ्लैश लॉन्च कर दिया है। इसके आने से टेक इंडस्ट्री में एआई प्रोसेसिंग की कीमतें रिकॉर्ड पर गिर गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कीमत के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई प्रीमियम सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि बिजली या इंटरनेट की तरह एक सामान्य कॉमोडिटी यानी कि उपयोगी वस्तु बनता जा रहा है, जिससे आम डेवलपर्स और कंपनियों के लिए भारी भरकम एआई फीचर्स का इस्तेमाल करना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की। तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ओमान से बातचीत की है, लेकिन अमेरिका से वार्ता से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ओमान के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित व अस्थायी आवाजाही के बीच में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की योजना से इनकार कर दिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता शुरू होने वाली है और स्टेट्स को लेकर समझौता हो चुका है। वहीं अमेरिकी सेना के एक अधिकारी के संदेश से संकेत मिला कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि ईरान के साथ जल्द शुरू होगी बातचीत। तेहरान ने वार्ता की खबरों को नकार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ नई बातचीत शुरू होने वाली है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज व परमाणु मुद्दे पर समझौता जल्द हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर बड़े हमले की योजना को इसलिए रोका क्योंकि वे लोगों की जान नहीं गंवाना चाहते। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ भी नई वार्ता की मेजबानी या फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात से इनकार कर दिया। दोनों देशों के बीच में तनाव के बीच अब संभावित बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है। श्रीलंका टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह जो है वो बाहर हो गए। J&K के आकिब नवी को पहली बार मिला मौका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने घोषणा की है कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाएं घुटने की चोट से पूरी तरह ना उभर पाने के कारण श्रीलंका के खिलाफ आगामी 2 टेस्ट मैचों की श्रीलंका से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर जम्मू कश्मीर के 29 वर्षीय अनकैप्ड तेज गेंदबाज आकिब नवी को टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले 2 रणजी ट्रॉफी सीजन में 104 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। परवेज रसूल और उमरान मलिक के सीमित ओवरों के चयन के बाद आकिब नवी भारतीय सीनियर टेस्ट टीम का हिस्सा बनने वाले जम्मू कश्मीर के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये दोनों मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से गाल में शुरू होने जा रही है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। दिलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन टीम घोषित कर दी गई है। अर्शदीप सिंह शामिल कर लिए गए हैं। कन्हैया वर्धवन संभालेंगे कप्तानी। दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए नॉर्थ जोन टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में जगह मिली है, जबकि जम्मू कश्मीर के विकेट कीपर कन्हैया वर्धवन को कप्तान बनाया गया है। टीम में जम्मू कश्मीर के 6 खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें कामरान इकबाल, अब्दुल समद, आबिद मुश्ताक, सुनील कुमार, युद्धवीर सिंह शामिल हैं। दिल्ली के आयुष बदोनी को उप कप्तान बनाया गया है, जबकि तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की भी वो टीम का हिस्सा होंगे और दिलीप ट्रॉफी का आयोजन जो है वो 23 अगस्त से शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कांग्रेस के कैबिनेट विस्तार के बाद घमासान शुरू हो गया है। सिद्धारमैया समारोह से दूर विधायक ने दिया इस्तीफा। जानते हैं पूरी खबर। कर्नाटक में DK शिव कुमार सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती नजर आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री सिद्धार्थ मौर्य शामिल नहीं हुए, जिसके बाद पार्टी में नाराजगी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक वह गायत्री शांति गौड़ा का नाम अंतिम सूची से हटाए जाने से नाराज है। वहीं मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज वरिष्ठ विधायक यशवंत राय गौड़ा जो है पाटिल ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। कई अन्य नेताओं की नाराजगी के बीच कांग्रेस के लिए कैबिनेट विस्तार चुनौती बन चुका है। अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल में बिल्डिंग मालिकों को राहत मिली है। सीएम मोहन यादव ने बनाई हाई लेवल समिति। भोपाल के अधिभोग उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर लोगों को फिलहाल राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि पर्यावरण और जनहित को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। समिति सभी मामलों का अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ही नगर निगम कार्रवाई करेगा। तब तक भोपाल में आईयू पैसी उल्लंघन करने वालों को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे। और इसके साथ ही समिति की अध्यक्षता जो है नगरीय विकास व आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे। अगली बड़ी खबर ऊना से आ रही है। ऊना को मिली 50 इलेक्ट्रिक बसें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ई बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को 50 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना बस अड्डे से 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इसमें ऊना से डेरा बाबा रुद्रानंद धाम के लिए नई ई बस सेवा शुरू की गई है। इन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के लिए 297 इलेक्ट्रिकल बसें शामिल की जा रही हैं। ऊना में ई बस संचालक के लिए चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किए जा रहे हैं। इन बसों से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल जाएगी। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी मिली है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे संदेश में लुधियाना जिला अदालत, पंजाब विधानसभा व अन्य संवेदनशील स्थानों पर विस्फोट करने का दावा किया गया। स्वतंत्रता दिवस के आसपास बड़े हमले की धमकी के बाद पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर नजर आ रही हैं। सुरक्षा बढ़ने और बढ़ाने के साथ साथ बम निरोध दस्ते, डॉग स्क्वाड से संदिग्ध जगहों की जांच करवाई जा रही है। साइबर सेल से ईमेल भेजने वाले की पहचान और स्रोत का पता लगाने में मदद मिल रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु सरकार की। तो कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सीएम विजय ने मांगा राज्य का पानी। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। मुख्यमंत्री जोसेफ विजा के निर्देश पर दाखिल याचिका में राज्य ने कर्नाटक से कावेरी जल में अपना निर्धारित हिस्सा जो है तुरंत जारी करने की मांग की है। तमिलनाडु का आरोप है कि कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश के बावजूद कर्नाटक पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा। वहीं कर्नाटक में पानी छोड़ने के आदेश को लेकर विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस मामले में दोनों राज्यों के बीच में जल बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का, जो कि नेपाल से आ रही है। नेपाल के राज्य से सटे जिलों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात सामान्य नजर आ रहे। कर्फ्यू हटाया गया है। नेपाल के भारत से सटे मधेश और कोशी प्रांतों में कई दिनों से सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति अब सामान्य हो गई है। प्रशासन ने हालत को सुधारते हुए देख के सुनसनी, धनुषा, सिराहा और सप्तरी समेत कई जिलों में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा हटा दी है। हिंसा की शुरुआत सुनसरी जिले में धार्मिक झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर हुए विवाद से हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। ऐतिहासिक तौर पर नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी रखी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सरकारी कर्मचारियों को राहत, यूपीएस योजना में बदलाव नहीं, सरकार ने किया स्पष्ट। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और ये योजना पहले की तरह जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि 19 जुलाई 2026 तक 1.18 लाख से अधिक कर्मचारी जो है यूपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है और एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित मासिक पेंशन देने के लिए शुरू की गई थी, जबकि पात्र कर्मचारियों और उनके जीवन साथी को भी इसके लाभ मिलेंगे। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान तेज हो गया। दस्तावेज सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के दूसरे चरण के तहत मतदाताओं को जारी नोटिसों पर सुनवाई शुरू हो गई है। करीब 19.4 लाख मतदाताओं के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनके सत्यापन के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया। मुख्य निर्वाचक अधिकारी पीवीआरसी पुरुषोत्तम ने संबंधित विभागों को समयबद्ध सत्यापन के निर्देश दिया। अधिकांश मामलों का सत्यापन बूथ व तहसील स्तर पर किया जाएगा, जबकि जटिल मामलों के लिए 48 घंटे को समय निर्धारित किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी ने 150 करोड़ रुपए के स्वीकृति दी है। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को मिलेगी मंजूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा, पेयजल और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है। इसमें भरसार विश्वविद्यालय के लिए 33.54 करोड़ रुपए, डुंडेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए, लोहा घाट की पेयजल योजना के लिए 2.69 करोड़ रुपए और अमृत के लिए 2.0 योजना के तहत सशस्त्र धारा पेयजल परियोजना के लिए 113.15 करोड़ रुपए शामिल है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जैन पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। 25 लाख में पेपर खरीदने वाला एईएन गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जल संसाधन विभाग के एईएन यानी कि सहायक अभियंता अतुल मीना को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि उसने कथित तौर पर पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीना से 25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा था, परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की है। फिलहाल एसओजी ने आरोपी को 5 अगस्त तक रिमांड पर लिया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 2021 में दोबारा आयोजित जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर भी लीक हुआ था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो मनरेगा से बीजापुर के गांव ने रचा विकास मॉडल, जल संरक्षण के साथ मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में निमलगुंडा गांव में मनरेगा के तहत 500 जल अवशोषण ट्रेंच बनाकर जल संरक्षण और रोजगार का अनूठा मॉडल जो है वो तैयार कर दिया है। करीब 4.95 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना से 1801 मानव दिवस का रोजगार संग्रहित हुआ है। ट्रेंच बनने से वर्षा जल का संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार, मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद मिल रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी, ग्राम की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।